गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बार्क, छाल। देखिए, पादपों में कोरकेदा के बाहर स्थित सभी मृत ऊतकों को छाल कहते हैं। इशू नामक वैज्ञानिक के अनुसार छाल जीवित और मृत कोशिकाओं के वे ऊतक हैं जो द्वितीयक फ्लोएम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। इसमें प्राथमिक फ्लोएम, परिरंभ, वल्कुट, पेरिडर्म तथा अन्य सभी मृत कोशिकाएं आती है। छाल के लिए रेटिडोम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यदि हम यूँ कहें कि पेरिडर्म और इसके परिवर्धन के समय बने हुए सभी ऊतकों को सामयिक रूप से रेटिडोम कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक रेटिडोम में उन सभी ऊतकों को सम्मिलित करते हैं जो सबसे भीतरी कोर्क कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। छाल की सभी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती है। इनकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव होता है और इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक स्थल अनुपस्थित होते हैं। कोर्क कैम्बियम वल्कुट में जितनी अधिक गहराई में स्थित होती है, छाल उतनी ही ज़्यादा मोटी होती है। अब देखिए, कोर्क कैम्बियम की नेचर के आधार पर छाल दो प्रकार की होती है। एक होती है रिंग बार्क, जिसको वलय छाल कहते हैं, और दूसरी होती है स्केली बार्क, जिसको सल्की छाल कहा जाता है। यदि कोर्क कैम्बियम एक वलय या रिंग के रूप में विकसित होती है तो इससे बनने वाली छाल भी गोलाकार रूप में ही बनती है और इस प्रकार की छाल को वलय छाल या रिंग बार्क कहा जाता है। रिंग बार्क भोजपत्र अर्थात बेटुला और अमरूद में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की छाल है स्केली बार्क, सल की छाल। जब कोर्क कैम्बियम छोटी छोटी पट्टियों के रूप में बनती है तो इससे बनने वाली छाल भी सल्कों या पपड़ियों के रूप में बनती है और इस प्रकार की छाल को ही सल की छाल या स्केली बार्क कहा जाता है। इस प्रकार की छाल नीम, बरगद आदि पादपों में पाई जाती है। देखिए, छाल का मुख्य कार्य होता है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। इसके अलावा यह पौधों को सुरक्षा भी प्रदान करती है और पौधों की जीवाणु या कवकों आदि के संक्रमण को रोकने में भी मदद करती है। इसके बाद में हम देखेंगे छाल में पाए जाने वाले वातरंध्र या लेंटिकल्स। देखिए, छाल में कई सूक्ष्म दुर्बल क्षेत्र पाए जाते हैं जो द्वितीयक वल्कुट तक गहरे होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों को वातरंध्र या लेंटिकल्स कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो पोर्शन है ये एक वातरंध्र या लेंटिकल है और लेंटिकल जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स तक, ऊपर से लेके सेकेंडरी कॉर्टेक्स तक फैला हुआ होता है। लेंटिकल्स छाल पर छोटे अंडाकार लेंस आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। इनके द्वारा गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये प्राय रंध्रों के नीचे बनते हैं और जिस जगह पे ये बनते हैं वहाँ कोर्क कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है और कोर्क कैम्बियम की सक्रियता अधिक होने के कारण काफ़ी अधिक संख्या में मर्दूत की कोशिकाएं उत्पन्न होती है और ये कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं मर्दूत की कोशिकाएं हैं और ये मर्दूत की कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त गोलाकार या अंडाकार होती है और ढीली मतलब शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। इन कोशिकाओं के मध्य सुविकसित अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं
और इन कोशिकाओं को पूरक कोशिकाएं या कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहा जाता है। आप देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स इन कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं ढीले या लूज अरेंज रहती है और इन कोशिकाओं को कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की संख्या बढ़ते रहने से एपिडर्मिस पर अंदर की ओर से दबाव पड़ता है और जिसके कारण एपिडर्मिस फट जाती है और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सतह पर वात रंध्र बना देती है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की कोशिका भित्तियों में सुबेरिन नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बार्क की जो सेल्स होती है या छाल की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में सुबेरिन पाया जाता है, लेकिन वात रंध्र में पाई जाने वाली कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स या पूरक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में सुबेरिन नहीं पाया जाता है। वात रंध्र प्राय स्तंभ तथा मूलों की परित्वचा या पेरिडर्म में पाए जाते हैं। ये कुछ फलों जैसे सेब, नाक आदि में भी पाए जाते हैं। जो आरोही पादप होते हैं उनमें वातरंध्र नहीं पाए जाते हैं। वातरंध्रों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोजन लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं और यह पादप द्वारा होने वाले संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन का 4 से 5% होता है। मतलब पादप में जो टोटल वाष्पोत्सर्जन होता है उसका 4 से 5% भाग वातरंध्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा था बार्क या छाल। तो देखो पादपों में कोरक कैम्बियम के बाहर की ओर जितने भी मृत उत्तक पाए जाते हैं उन सबको सामूहिक रूप से छाल कहा जाता है। इश्यू नामक वैज्ञानिक ये बताते हैं कि छाल में वे सभी जीवित और मृत कोशिकाओं से बने उत्तक शामिल हैं जो द्वितीयक फ्लोएम के बाहर की ओर स्थित होते हैं और उन्होंने इसमें प्राथमिक फ्लोएम, परिरंभ, वल्कुट, पेरिडर्म तथा अन्य मृत कोशिकाओं को शामिल किया। छाल के लिए रेटिडोम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यदि हम परिभाषा देखें रेटिडोम की तो पेरिडर्म या परित्वक और इसके परिवर्धन के समय बने हुए सभी उत्तकों को सामूहिक रूप से रेटिडोम कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक रेटिडोम में उन सभी उत्तकों को सम्मिलित करते हैं जो सबसे भीतर स्थित कोरक कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। छाल के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्तियों में सुबेरिन पाया जाता है और इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक स्थल अनुपस्थित होते हैं। प्राय ये देखा गया है कि कोरक कैम्बियम वल्कुट में जितनी अधिक गहराई में स्थित होती है छाल उतनी ही ज़्यादा मोटी होती है। इसके बाद में कोरक कैम्बियम या कोरक एधा की प्रकृति के आधार पर छाल दो प्रकार की होती है। एक होती है रिंग बार्क वलय छाल और दूसरी होती है स्केली बार्क सल्की छाल। यदि कोरक कैम्बियम एक वलय के रूप में बनती है तो इससे जो छाल बनेगी वो भी गोलाकार रूप में बनती है और इस प्रकार की छाल को वलय छाल या रिंग बार्क कहते हैं। और रिंग बार्क जो है वो भोजपत्र और अमरूद में पाई जाती है। लेकिन यदि कोरक कैम्बियम छोटी छोटी पट्टियों के रूप में बनती है तो इससे बनने वाली छाल भी सल्कों या पपड़ियों के रूप में बनेगी और इस प्रकार की छाल को सल्की छाल या स्केली बार्क कहा जाता है। और इस प्रकार की छाल नीम, बरगद आदि पादपों में पाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा था वातरंध्र लेंटिकल्स। पादपों की छाल में कई सूक्ष्म और दुर्बल क्षेत्र पाए जाते हैं जो द्वितीयक वल्कुट तक गहरे होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों को वातरंध्र कहा जाता है। डायग्राम में आपको एक वातरंध्र दिखाया गया है जो द्वितीयक वल्कुट या सेकेंडरी कॉर्टेक्स तक गहरा है। वातरंध्र छाल पर छोटे छोटे अंडाकार लेंस की आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। इनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये प्राय रंध्रों के नीचे बनते हैं और जिस जगह पर कोरक कैम्बियम की सक्रियता ज़्यादा होती है प्राय वहीं पे वातरंध्र बनते हैं। और कोरक कैम्बियम की सक्रियता ज़्यादा होने के कारण इससे जो कोशिकाएं बनती है
वो शिथिल रूप से अरेंज रहती है, यानी लूजली अरेंज रहती है वो। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है और इन कोशिकाओं के मध्य सुविकसित अंतरा कोशिका अवकाश पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं पूरक कोशिकाएं या कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है। जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की संख्या बढ़ती है, एपिडर्मिस पर अंदर की ओर से दबाव बढ़ता है और एपिडर्मिस फट जाती है तथा कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सतह पर वातरंध्रीय लेंटिकल्स बना देती है। पूरक जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, उन कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में सुबेरिन नहीं पाया जाता है। लेंटिकल्स प्राय स्तंभों और मूलों की पेरिडर्म या परित्वक में पाए जाते हैं। ये कुछ फलों जैसे सेब, नाक आदि में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो आरोही पादप होते हैं उनमें वातरंध्र नहीं पाए जाते हैं। वातरंध्रों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और पादप में होने वाले कुल वाष्पोत्सर्जन का 4 से 5% भाग वातरंध्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। थैंक यू।